ध्यान दें, शुरू करें ना। पूरी कहानी एक्सप्लेनेशन सुनना एक तरफ से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनने के पश्चात आप ध्यान देंगे इतने कितने सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। और उन सभी सवालों को आपका कलेक्शन करके रखना है और पेपर में ताकि आए तो आप छोड़ के ना आएंगे, ठीक है ना। आप ध्यान रहे। देखिए, हम आपको आज विशेष रूप से बताते हैं जो पीटी एग्ज़ाम और अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिनमें से जिसे हम नाम देंगे भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के उपनाम, ठीक है। भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के उपनाम, यानी भारत के कुछ विशेष स्थान है जिनके उपनाम क्या क्या है। उपनाम का है तो निकनेम, ठीक है ना। तो देखो, ये बहुत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ सकते हो, इनके बिना आप पेपर नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक सवाल औबे करेगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं। देखो, पहला नाम आएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। पहला सवाल, तो नीलगिरी पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों को हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। जरा अंग्रेजी अनुवाद करो। नील का मतलब, नीलगिरी का मतलब ब्लू, और माउंटेन पहाड़ियाँ मतलब माउंटेन, यानी ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन के नाम से कैसे जाना जाता है भारत में? नीलगिरी पहाड़ियों को। फिर एक सवाल बनेगा, अब नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं कहाँ? अब समझिएगा। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आप सब जानते हो, भारत के मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पर पड़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन कौन? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर पड़ेंगी नीलगिरी पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ियाँ की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेट्टा है। क्या नाम है? ध्यान रखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। क्या नाम रखेंगे? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा। आप इतना याद रखोगे, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, जो आपका केरल राज्य में। कहाँ पर? अनाईमुडी केरल राज्य में है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ गई दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी? कितनी है? तो ध्यान रहे, 2695 मीटर। कितने? 2695 मीटर। कोई शक किसी को? ध्यान रखेंगे, नीलगिरी कहाँ है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर है, ठीक। यहीं पर आपका दुनिया का एकमात्र पुष्प, जिसे नील कुरुंजी पुष्प कहते हैं, नील कुरुंजी पुष्प जो है हर 12 साल पे एक बार खिलता है। ये यहीं पर पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यहीं पर पाया जाता है। आप इसे विषय ध्यान देंगे, ठीक है। यहीं पर मुजवंत की पहाड़ी है। मुजवंत की पहाड़ी पर सोमरस जिससे प्राप्त होता है वह पौधा भी पाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे इन बातों को, ठीक है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों कुछ एक्सप्लेनेशन हो गया। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ठीक है। अगला देखो, इसे क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। समझ जाओगे, समझ जाओगे। और सुनो, एक सवाल और है। कभी आपसे पूछा जाए कि अगर ये भारत है तो भारत में हमने आपको बृहत्तर सिखाया था, इसे वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी भाग, इस वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी भाग, है ना, या घाट कहते हैं। तो आप समझते हैं ये स्थान है, ठीक है, और ये स्थान है, ये इस प्रकार से आता है। तो इधर से जो पहाड़ी क्षेत्र आते हैं और इधर से पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, ये दो आकर के दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ही है। समझ पाएंगे? तो पेपर में सवाल कहेगा, ये बताओ कौन सा ऐसा स्थान है जिसे, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, तो भी आंसर नीलगिरी ही होगा। समझ जाओगे ना, नीलगिरी ही होगा जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को क्रमशः एक दूसरे से जोड़ देता है। समझ पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। कोई समस्या? सारा एक्सप्लेनेशन सुनना। अगला देखो, दूसरा है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है, इसे क्या कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो ध्यान रहे, दामोदर नदी एक ऐसी चीज है, यहाँ का पानी इतना गंदा है, यानी काला पानी हो जाता है। इस पर क्यों? क्योंकि ये झारखंड के कोयले की खानों से होकर गुजरती है। कहाँ से? झारखंड के कोयले की खानों से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका पानी पूर्णतः काला हो जाता है। समझ पाएंगे? और यहीं पर ध्यान रखेंगे, तो दामोदर नदी क्या कहते हैं? इसे बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। कोई समस्या? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। एक सवाल ये भी पूछा जाएगा, दुनिया भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो वितरिका नदी के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी कहते हैं, जो बंगाल के फरक्का नामक स्थान से
गंगा नदी से कट करके बंगाल के दूसरे भाग में चली जाती है, जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे हम किस नाम जानते हैं? कौन सा यहाँ पर तीर्थ स्थल है? हमारे यहाँ कौन सा तीर्थ स्थल है? इसे गंगा सागर नाम देते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सागर। तो हमारे यहाँ सबका पवित्र तीर्थ स्थल गंगा सागर किस नदी के मुहाने पर है? आंसर आपका होगा हुगली नदी के तट पर। कौन सा? हुगली नदी। हुगली किसकी वितरिका नदी है? गंगा की वितरिका नदी है। समझ जाओगे ना? नींद लग रही क्या? सोइएगा ना आराम से। ठीक है, देखो अगला नाम है आपसे कभी पूछा जाए बंगाल का जो है संस्थापक कौन था? स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। कौन? मुर्शिद कुली खां था। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बात आएगी बम्बई क्या कहते हैं? बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो देखो जब हमारे यहाँ पर 16वीं और 17वीं सदी में जब चल रहे थे, 15वीं 16वीं 17वीं सदी में, तो हमारे यहाँ सबके भारत में प्रवेश करने के लिए एक ही चीज़ होता था, वह है समुद्री मार्ग, क्योंकि हम समुद्र से आते थे। ठीक है, तो समुद्री मार्ग से आते थे तो आने वाले लोग यहीं पर उतरते थे और भारत की सरजमी पर प्रवेश करते थे। इस प्रकार से बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया। समझ जाओगे ना? तो बम्बई को भारत क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। बम्बई को भारत का प्रवेश द्वार। आपसे कभी पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बम्बई। उसे क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। समझ जाओगे? भारत का प्रवेश द्वार किसे? बम्बई को। इसी को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। इसका संस्थापक बम्बई का गैराल्ड अंगियार है। क्या नाम? गैराल्ड अंगियार। आपको 3 महत्वपूर्ण संस्थापक याद रखना होगा। बम्बई का संस्थापक गैराल्ड अंगियार, और मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, और कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नक। सूतानाती गोविंदपुर और कालिकाता से मिलकर बना है कलकत्ता। ठीक है, आगे देखोगे बम्बई किस द्वीप पर स्थित है? तो बम्बई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। कब? बम्बई साल्सेट द्वीप पर स्थित है। ज़्यादा आप बात ना करेंगे इस पे। आगे बेंगलुरु को हम भारत का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बगीचा कहते हैं। भारत का बगीचा कहते हैं। भारत का बगीचा कहे तो इसे हम इंग्लिश में अनुवाद भी कह सकते हैं, द गार्डन ऑफ इंडिया। तो गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु। बहुत बढ़िया बोलते हो। ठीक है, और इसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मोबाइल की सिम होती हैं और मेमोरी कार्ड होते हैं, ये सब यहीं पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहाँ बनती हैं? तो वह जो है बेंगलुरु में ही बनती हैं। इसलिए बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। समझ जाओगे? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, या सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। किसको? बेंगलुरु को। लेकिन पूछा जाए उत्तर भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसे कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं, जिसे हम साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। देश की साइंस सिटी किसे कहा जाएगा? बेंगलुरु कहा जाएगा। उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश की साइंस सिटी किसे कहा जाएगा? साइंस सिटी, वैज्ञानिक शहर लखनऊ कहा जाएगा। याद तो नहीं रखोगे? ठीक, अगला देखो कलकत्ता यानी कोलकाता, इसे हम क्या कहते हैं? इसे महलों का शहर कहते हैं। किसका शहर? पहली बात तो महलों का शहर, क्योंकि अंग्रेज जो गधे आए थे ये यहीं पर जब रहे थे तो सबसे पहले यहाँ पर सब कुछ किया था। ठीक है, यहीं पर विशेष प्रकार के महलों का निर्माण कराया था। ठीक है, और उसके पहले से भी महल यहाँ पर थे। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं? इसे महलों का शहर कहते हैं। इसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। ये डायमंड हार्बर क्या होता है हमको भी नहीं पता, खाई रख लियो का बस, अभी कभी बाद में सीखेंगे क्या होता है। डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता। लेकिन कंफ्यूजन ना होंगे, क्योंकि पूछेगा डायमंड सिटी किसे कहा जाता है तो सूरत कहेंगे। किसको कहेंगे? डायमंड सिटी कहा जाए तो सूरत कहा जाएगा, डायमंड हार्बर कहा जाए तो कोलकाता कहा जाएगा। सूरत को डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया का लगभग 80% हीरा, क्या दुनिया का लगभग 80% हीरा हमारे सूरत में आता है कटने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? दुनिया का 80% हीरा जो है उसे आकार देने के लिए या कटने के लिए या विशेष रूप में ढालने के लिए कहाँ आता है? हमारे सूरत में आता है। समझ पाएंगे ना? और सूरत में आता है। सूरत को मलूची ने दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे भव्य शहर कहा था। समझ पाएंगे ना? ये 1500 के बाद 1600 के पहले यानी 16वीं सदी में भारत में आया था। मलूची नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। समझ पा रहे हो ना? जो आपका इटालियन व्यक्ति था। जब भारत में आया तो भारत में जब सूरत में उतरा था, सूरत में कहा वाह, इसे देख करके गिर गया था। कहा इससे दुनिया में इससे सुंदर शहर हमने कभी नहीं देखा है।
समझ पाएंगे ना। तो सूरत को दुनिया का सबसे भव्य या सुंदर शहर किसने कहा है? मलूची ने कहा है। ये वही मलूची है जब यहाँ पर सूरत में आगे घूमता है, जब सूरत में आगे घूमता है तो आगे घूमने के बाद उस समय सोच के देखो, आज पुड़िया चलती, उस समय हमारे यहाँ का पान फेमस हुआ करता था, खास तौर से बनारस का पान, है ना। तो जब पान खाया था तो ये दुकान पर गया था, उसके बाद यहाँ पर जब सूरत में उतरा था, सूरत में उतरा तो इसने कहा दुनिया का सबसे भव्य शहर है, लेकिन यहाँ के लोग पान चबाते थे, तो जब लोग थूकते थे तो यहाँ से लाल लाल निकलता है ना, तो उसने कहा यहाँ के है तो सबसे सुंदर, लेकिन भारत के लोगों की एक बीमारी है क्योंकि इनके मुंह से खून निकलता है। ठीक है, तो इसको बताया गया था कि भैया तो पागल वागल का यह खून नहीं है, यह हमारे यहाँ का कल्चर है, ये पान कहलाता है, इसे कहते हैं। ठीक है, तो उसने सोचा कि जिज्ञासा जागी पान क्या होता है, मैं भी खाऊंगा। तो ये जा करके दुकान पे गया और पान खा, उसने कहा कि हमें पान दे दो। पान वाला भी बड़ा मस्त रहा आदमी, उसने इनसे नहीं पूछा कि मीठा देखिए तम्बाकू वाला दे, इनको तम्बाकू वाला खा के दे दिया। और तम्बाकू वाला खाए और खाने के बाद तम्बाकू जो कभी नहीं खाया वो चकराने लगेगा, ऐसा ही है। तो पान खा करके ये धरती पर गिर पड़ता है, और गिरने के बाद अब सोच के देखो, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि हम मानो घूम रहे हैं, है ना। तो इसने कहा, पहली बार इसने महसूस किया कि पृथ्वी क्या है, घूमती है। समझ पा रहे हैं, इसने पहली बार महसूस किया कि पृथ्वी घूमती है। ठीक, लेकिन इसे बाद में ज्ञान हुआ कि घूमती नहीं है, ये यहाँ का एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसकी वजह से इसमें खाया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, ये मलूची की विशेष कहानी है, कभी आपको सुनाएंगे हम इतिहास की किस विशेष कहानी है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो वो सूरत है, सूरत क्या कहते हैं, डायमंड सिटी कहते हैं, समझ पाएंगे। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, कोलकाता कहा जाता है। अगला देखेंगे, इसका फाउंडर कौन है, जाप चारनाक। ठीक है, अगला है कोचीन। कोचीन ध्यान रखेंगे, कोचीन को हम अरब सागर की रानी कहते हैं, क्या कहते हैं, द क्वीन ऑफ अरब सागर, यानी इंडियन ओशियन, द क्वीन ऑफ इंडियन ओशियन। अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर दो वरना गड़बड़ाओ ना, यही कहेंगे। ठीक है, द क्वीन ऑफ इंडियन ओशियन, नहीं कह दो ये कहाँ से पाठ पड़ा। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, कोचीन कहते हैं। कोचीन में ही भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली का जो उसका नाम है, क्या नाम है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1524 ईस्वी में मर गया था, इसकी समाधि यहीं पर स्थित है, समझ जाओगे ना। आगे पुणे, पुणे आपका कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे को हम डेक्कन, डेक्कन कहे तो दक्कन, ठीक है, चाहे ढक्कन न कहो, डेक्कन या दक्कन। ठीक है, दक्कन का पठार पूछा जाए कहाँ है, तो महाराष्ट्र। ध्यान रखो, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में। लेकिन दक्कन की रानी या दक्कन की क्वीन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे पुणे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुणे, समझ जाओगे ना, ध्यान रखेंगे। अगला देखो, अगला है जयपुर। जयपुर को हम क्या कहते हैं, जयपुर को हम गुलाबी शहर कहते हैं। गुलाबी शहर कहते हैं, क्यों कहते हैं तो अभी बताते हैं। गुलाबी शहर को अंग्रेजी में कहेंगे पिंक सिटी, क्या कहेंगे, पिंक सिटी, समझ पा रहे हो ना। पिंक सिटी कहोगे, काम में बड़ी की मात्रा ना लगा दोगे, ठीक है, तो क्या कहोगे, ये हो जाएगा पिंक सिटी, समझ जाओगे। यानी गुलाबी शहर, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो घर बनाने की परंपरा है, इसमें एक विशेष प्रकार की नगर पालिका के द्वारा कोड बनाया गया है कि यहाँ के जो महल बनेंगे उनका कलर कैसा होगा, पिंक होगा। सोच के देखो, अगर जब पूरे शहर में एक ही रंग के पूरे घर हुए तो कैसा शहर लगेगा, समझ पा रहे हैं, अच्छा लगेगा ना। तो इसका इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसकी स्थापना शवाई राजा जयसिंह ने की थी। ठीक है, चलो आगे छोड़ो। आगे है केरल। केरल को हम भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल में भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं, और मसालों का शहर कोचीन को कहा जाएगा। ठीक है, मसालों की रानी कोचीन कहा जाएगा, लेकिन मसालों का बगीचा किसे कहेंगे, तो समझ जाएंगे आप, केरल कहेंगे। किसे कहेंगे, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ध्यान रखेंगे। अगला है कश्मीर। कश्मीर को हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर स्थान कौन सा है, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड इतना सुंदर है कि जितना सुंदर हमारा कश्मीर है, समझ पा रहे हैं। इसलिए इसे हम, यानी कश्मीर को हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और इसको हमारे यहाँ का एक बादशाह था, उसका नाम जहांगीर था। जहांगीर का मूल नाम सलीम था। क्या था, जहांगीर का मूल नाम सलीम था। जहांगीर द सन ऑफ कौन, जहांगीर द सन ऑफ अकबरा, किसका, जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था, समझ जाएंगे। जहांगीर वाज द फादर ऑफ कौन, किसका पिता था, शाहजहां का पिता था। तो जहांगीर शाहजहां का पिता था, अकबर का बिटुआ था। ठीक है, और हुमायूं का नाती था। ठीक है, और वो बाबर के पुत्र का पुत्र था, समझ जाओगे। ठीक है, इसका नाम सलीम था।
ठीक है। इसने ये जो आप समझ सकते हैं, ये अपने साम्राज्य में जब इसका शासनकाल था तो ये पूरे साम्राज्य में पेय पदार्थों पर बैन किया था, पेय पदार्थों पर बैन किया था, लेकिन खुद ये तम्बाकू पीता था, समझ पाओगे ना। और तम्बाकू खा करके नशे में मस्त रहता था और यहीं पर पड़ा रहता था, इसलिए इसने क्या कहा है, जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, समझ जाओगे ना। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, समझ जाएंगे ना। आगे देखो, हैदराबाद जम्मू कश्मीर का एक राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर का फाउंडर पूछता है, श्रीनगर का फाउंडर कौन है, अशोक है। कौन, श्रीनगर का फाउंडर सम्राट अशोक है। पूछता श्रीनगर किस नदी के तट पर है, श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर है। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है, क्या नाम है, वितस्ता। इसी के स्थान पर है एक है हाइडे स्पीज, वहाँ पर स्थान पर युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के मध्य, समझ जाओगे। अब छोड़ो, आगे है हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद, क्या, हैदराबाद और सिकंदराबाद, सिकंदराबाद अलग है और सिकंदरा अलग है। सिकंदरा आपका आगरा में, सिकंदराबाद आपका हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को जुड़वा नगर कहते हैं, क्या कहते हैं, जुड़वा नगर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, समझ जाओगे ना, जुड़वा नगर। इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं ट्विन सिटी, क्या कहते हैं, ट्विन सिटी, समझ जाएंगे ना, ट्विन सिटी। और ट्विन टावर कहाँ रहा जिसे भी गिराया गया, ग्रेटर नोएडा, आप ध्यान रखेंगे। ये देश में अब तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जिसे ध्वस्त किया गया, ठीक है। चलो, तो हैदराबाद सिकंदराबाद क्या कहते हैं, जुड़वा नगर कहते हैं। अब एक सवाल पूछा जाएगा, स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक कौन था। तो स्वतंत्र हैदराबाद का फाउंडर चिनकिलिच खां था, इसी का दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क था, ठीक। आपसे पूछेगा अवध का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम था, यहाँ पर बुरहान उल मुल्क है, उसका नाम निजाम उल मुल्क था, ठीक है। क्या नाम था, निजाम उल मुल्क, समझ जाओगे। आगे देखो, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में। इसे झीलों का शहर कहते हैं, किसका शहर, झीलों का शहर। तो झीलों का शहर किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए दुनिया में झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हो, ठीक है। दुनिया में झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को। और भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पहली बात तो है कहाँ, तो भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है, कहाँ की, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। इसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का नगर किसे कहते हैं, मंदिरों का नगर किसे कहते हैं, भुवनेश्वर को, समझ जाएंगे। और फिर आपको बताएं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है कटक, क्या नाम है, कटक। कटक किस नदी के तट पर है, महानदी के तट पर है। कटक किस नदी के तट पर है, महानदी के तट पर। और कटक में महानदी के तट पर है, और महानदी पर ही देश का सबसे बड़ा बांध बना है, सबसे लंबा बांध, उसका नाम है, या सबसे बड़ा बांध उसका नाम है हीराकुंड बांध, क्या नाम है, हीराकुंड बांध, समझ जाओगे ना, सबसे बड़ा बांध है, ठीक, महानदी पर है, समझ जाओगे। कहाँ है, उड़ीसा में है। कितनी लंबाई है, 16 किलोमीटर लंबाई है। बात ध्यान तो ना रखोगे, रखोगे। कटक को और क्या कहते हैं, तो कटक को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। भारतीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। आपसे कभी कभी पूछा जाए चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर, ध्यान रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है क्या, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक, मनीला। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यानी भारत में कहाँ है, कटक में है। चावल कटोरा किसे कहा जाता है भारत में, छत्तीसगढ़। लेकिन दुनिया में चावल कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा, किसे कहोगे, क्यूबा। दुनिया में चावल कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, क्या है, याद रखो, इनको याद रखना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। इसे दुनिया में चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक, ध्यान रखोगे। क्यूबा आपका कहाँ है, क्यूबा आपका ये है, ये, ठीक। क्यूबा आपका अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको की खाड़ी के निकटवर्ती है, ठीक है। अगला देखो भाई, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन न करेंगे। लखनऊ, लखनऊ क्या कहते हैं,
लखनऊ का जो है नवाबों का की नगरी कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। इसे ही अगर ना रहे नवाबों का नगर तो आप रामपुर को लगा देंगे, ठीक। रामपुर को छुरियों का नगर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसे सोच के देखो, अगर रात में बिहार में कोई किसान ककरी रखा रहा है, ठीक है, और ककरी रखा रहा है, उसके बाद कोसी नदी को रातों रात मन हो गया चलो इनको बहा ले जाया जाए, तो अपन रास्ता बदल के बहा ले जाती है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से कोसी नदी को पता नहीं लगता कौन कहीं चली जाए, ठीक है, अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है। तो इस प्रकार से इसके रास्ते में पड़ने वाले रास्ते में जो गांव वगैरह होते सब बह जाते हैं। इस प्रकार से बिहार का शोक किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे आप, कोसी नदी को कहते हैं। समझ जाओगे। अगला है मेघालय। मेघालय क्या कहते हैं? तो मेघालय को हम पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो ये क्या है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। तो देखो मेघालय, मेघालय जो है हमारा आपका, मेघालय में इस प्रकार की, सोच के देखो, इस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नहीं देखो कब पहाड़ी देखो, तो सोच के देखो, अगर एक बार जो है ये इस तरह की है और इसके ऊपर एक और चोटी है, इस प्रकार की पहाड़ी है, ठीक, पहाड़ियाँ हैं, ठीक। सोच के देखो, अगर कोई बादल यहाँ से उठा बढ़िया बाउंडर लेकर, बादल क्या गजब का बादल बना है, ठीक, वही बादल है किसके? काका। ये आगे जा रहा है तो यहाँ तो छोटा था, पार कर गया, आगे गया, इसी रेशियो से जा रहा था, आगे इनसे टकरा गया। समझ पा रहे हो? और बादल कहीं पर तभी वर्षा करते हैं जब वो किसी से टकराते हैं। समझ नहीं बात? जाके टकरा गए, बादल क्या होते हैं? बादल क्या होते हैं? छोटे 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 शबनम के कण होते हैं। शबनम माने ओस होती है, ध्यान रखो, ठीक है। क्या होते हैं? ओस के कण होते हैं। और जा करके जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो बड़े बन जाएंगे, और हर बड़े बन जाएंगे तो वो भारी हो जाएंगे। हर भारी वस्तु नीचे को आती है, नहीं आती? आती है। तो ये जाकर टकरा करके नीचे को गिर जाएंगे। जब नीचे गिरेंगे, सोच के देखो, बादलों के पानी के गिरने का चौड़ा मार्ग है, नहीं है? नहीं है? है। और इनके नीचे जैसे जैसे आएंगे इनका जो है क्षेत्रफल कम होता जाएगा, और एक ऐसा क्षेत्र आएगा जैसे कीप होती है, कीप जानते हो? कीप जो नाम कुप्पी का नाम सुने हो? तो पनिया कैसे गिरेगा? कुप्पी के जैसा ऊपर से बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे पतले मार्ग से निकलेगा, तो जौनी की निकलेगा ना रास्ता में, वहाँ बाढ़ आ जाएगी ना, आएगा? आएगी। इसी प्रकार से मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी और मासिनराम में होती है। समझ पाओगे? चेरापूंजी और मासिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। समझ पाओगे? और दुनिया में ऐसे इस तरह के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत, तो वह स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। इसलिए मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। समझ पाए बात की? क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड। मेघालय में तीन ऐसे क्षेत्र हैं, गारो, खासी, शिलांग, जयंतिया। ध्यान दियो इधर, गारो, खासी, शिलांग, जयंतिया, ये तीन ऐसी पहाड़ियां हैं जो क्रम से पाई जाती हैं। इधर पश्चिम से पूरब की ओर कभी इन पहाड़ियों का सार्थक क्रम लगाने के लिए आए तो क्या लगाओगे? गारो, खासी, शिलांग, जयंतिया, ये चार पहाड़ियां हैं जिन पे ऐसी घटना घटित होती है। इस प्रकार से इन्हें हम क्या कहते हैं? गारो, खासी, शिलांग, जयंतिया के नाम जानते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर जो बसे हुए लोग हैं, उन जनजातियां हैं, उन्हें हम इसी नाम से प्रदर्शित करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जनजातियां भी हैं। समझ में आई बात? इसे ध्यान रखोगे। तो भैया मेघालय क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझ गए हो ना? अगला देखो, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। इस्पात का मतलब होता है स्टील। क्या कहते हैं? इस्पात का मतलब होता है स्टील, ठीक है। जमशेदपुर में स्टील यानी स्टील प्लांट है, ठीक है। इस पे बाद में बात करेंगे कभी। अगला है नेतरहाट। नेतरहाट जो है, नेतरहाट आईएमपी है। नेतरहाट कहाँ है? ये झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड में स्थित जो पठार है उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। अच्छा, कभी पेपर में काहे को आता है? क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में कहेंगे, जो नहीं पढ़े कहे छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, लोग कहेंगे अच्छा नागपुर, अच्छा महाराष्ट्र में, चलो महाराष्ट्र लगा देते। महाराष्ट्र नहीं, कहाँ लगाओगे? झारखंडी लगाओगे। कहाँ लगाओगे? झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र लगाओगे। छोटा नागपुर का पठार ये आपका असम तक निकल जाता है। अच्छा, ध्यान रखेंगे। तो नेतरहाट इसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की रानी, क्योंकि नागपुर क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान है, इसलिए इसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। समझ जाओगे। अगला देखो, मसूरी। मसूरी आपका उत्तराखंड में है। इसे पर्वतों की रानी कहते हैं।
समझ पाओगे। मसूरी पर्वतों के यानी उत्तराखंड का सबसे सुंदरतम स्थल कौन सा है? मसूरी है। क्या नाम है? मसूरी। गड़बड़ तो ना करोगे। सबसे सुंदर स्थल कौन है? मसूरी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पर्वतों की रानी कहते हैं। केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहते हैं। समझ जाओगे। चलो आगे पहुंचो, आगे लिखो। देखो अब हम ध्यान देते हैं मानचेस्टर। तो पहली बात तो मानचेस्टर जानो क्या है, ठीक। तो मानचेस्टर जिस प्रकार से भारत में औद्योगिक शहर है, इसी प्रकार से लंदन में स्थित एक, लंदन यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित एक विशेष शहर है जिसका नाम मानचेस्टर है, ठीक। जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस, किसके लिए फेमस? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, जिसे हम मानचेस्टर के नाम जानते हैं। मानचेस्टर एक शहर है, कहाँ है? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। समझ जाओगे। तो इसी प्रकार से भारत में जो सूती वस्त्र के लिए उद्योग के लिए फेमस हैं, या कपड़ा उद्योग के लिए फेमस हैं, या किसी अन्य के लिए फेमस हैं, उन्हें हम भारत का मानचेस्टर कह देते हैं। समझ में आई बात? तो भारत में 3 मानचेस्टर है, आपको याद रखना होगा। एक है पूरे भारत का मानचेस्टर, तो उसका नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस, किसके लिए? अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इस प्रकार से पूरे भारत में फेमस है, और भारत नहीं पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग को करने वाला देश में कौन है? अहमदाबाद का नाम शुमार आता है, ठीक। इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। समझ जाओगे ना। आपसे पूछेगा भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? अहमदाबाद का आपका साबरमती के तट पर है। कौन? साबरमती नदी के तट पर है। अब ज़्यादा कहानी इसमें गांधी से न जोड़ेंगे अब, ठीक है। अगला जानो। भारत कहे, आपसे कहे उत्तर भारत कहे, उत्तर भारत का मानचेस्टर या उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर, तो आंसर आपको लगाना होगा कानपुर। क्या लगाओगे? कानपुर। तो कानपुर या उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग या अन्य चीज़ों का यहाँ पर व्यापार होता है, इसलिए इसे उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? कानपुर को। समझ जाओगे ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है और कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखोगे। चीनी अनुसंधान केंद्र पूछा जाए, कानपुर। चीनी के बाद ये निकलता कहाँ से? गन्ना से। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। ध्यान देना, कहाँ है? लखनऊ। शुगर केन अनुसंधान, शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है? लखनऊ। आप ध्यान रखोगे। अगला देखो, अगला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। यह जो है दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहलाता है। यानी जो कोयम्बटूर तमिलनाडु है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग दक्षिण भारत में फेमस है। समझ जाएंगे ना। इसलिए इसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। समझ जाओगे। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर। समझ जाओगे। तीनों मानचेस्टर समझ में आई। और दुनिया का मानचेस्टर तो मानचेस्टर है ही। मानचेस्टर कहाँ है? लंदन में है। समझ जाओगे ना। लंदन किस नदी के तट पर है? आपसे कहीं पूछा जाए, लंदन आपका हडसन नदी के तट पर है। कौन सा? लंदन आपका हडसन नदी के तट पर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। कौन सा? ये लिखा जाएगा, स्प्री नदी के तट पर। पेरिस की राजधानी, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर है, ठीक है। और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? बताओ, गड़बड़ कर रहे हो। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? पता नहीं किसी को ना। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पर है। और लंदन किस नदी के तट पर है? नहीं, लंदन किसी और नदी के तट पर है। तो समझ जाओगे ना, लंदन आपका टेम्स नदी के तट पर है। किसके? टेम्स नदी के तट पर। समझ जाओगे। लंदन आपका टेम्स नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पर है। हाँ, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पर है। वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमैक नदी के तट पर है। पेरिस आपका सीन नदी के तट पर है। बर्लिन आपका स्प्री नदी के तट पर है। समझ में आई बात? इन्हें आप याद रखोगे।
दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर है। कहाँ? यमुना नदी के तट पर है। आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे आएगा जयपुर। कौन? जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं भैया। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है। अगला है जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। पीटर्सबर्ग कहते हैं। पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो पीटर्सबर्ग यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका के सेंट पीटर्सबर्ग के डरबन नामक स्थान पर महात्मा गांधी को लात मार के ट्रेन से अंग्रेजों ने गिरा दिया था। समझ में आई बात? तो गांधी ने वहीं पर शपथ ली थी कि तुम गधों ने हमें ट्रेन से लात मार के निकाला है और हम एक दिन तुम्हें अपने देश से लात मार के निकालेंगे। समझ में आई बात? तो वहाँ से दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके भारत में आते हैं। ठीक है। और भारत में जब ये आते हैं 1915 में आते हैं और जमनालाल बजाज के सहयोग से साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। जमनालाल बजाज को जो है महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? यह दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1916 में पहली बार लखनऊ में भाग लिए और उसके बाद फिर आगे देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़ना शुरू किया। कौन? महात्मा गांधी। ठीक। तो सोचो आगे। अगला है प्रयागराज। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कहानी है। ठीक है। राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कहानी है। राजा परीक्षित जो है किसके हैं? राजा परीक्षित के जो है पुत्र, राजा परीक्षित के दामाद कहे जाते हैं। उनका नाम है शंकर जी। ठीक है। शंकर जी के सदिया हुई थी पार्वती से और पार्वती जब निपट गई थी उसके पहले इनका नाम था संध्या। नाम था, क्या नाम था? संध्या। आप ध्यान दोगे, उसकी बात कहानी छोड़ो। तो यहाँ पर शंकर जी गुस्सा गए थे। यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया था राजा परीक्षित ने। सब भगवानन का बुलाए लेकिन शंकर का ना बुलाए। ठीक है। तो शंकरवा गुस्सा कर आए। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे शंकर गुस्सा गए थे, इसलिए शंकर को मनाने के लिए दुनिया के सभी जो व्यक्ति थे, दुनिया के यानी पूरे ब्रह्मांड के सभी देवता इकट्ठा हो गए थे। इस प्रकार से कहा प्रयागराज में। इसलिए प्रयागराज को सभी देवों का स्थान, निवास स्थान कहते हैं। समझ जाओगे? प्रयागराज को सभी देवों का निवास स्थान कहते हैं। मदुरै। मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं। तो मदुरै कहाँ है? तो मदुरै आपका तमिलनाडु में। ध्यान देंगे सब लोग, ऊपर देखो, एक्सप्लेनेशन जरूर सुना करो। मदुरै आपका तमिलनाडु में है और जो मदुरै आपका तमिलनाडु में, मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है। कौन? मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? ये आपका पार्वती को समर्पित है। समझ जाएंगे ना? और मछली जैसी आंखों वाली जो होती है उसे कहते हैं मीनाक्षी। तो मदुरै मंदिर, मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। इसे हम त्योहारों का नगर कहते हैं। ठीक है। त्योहारों का नगर कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जो हम आप खिचड़ी कहते हैं, इसको वहाँ पर पोंगल कहते हैं। ठीक है। पोंगल त्यौहार। आगे देखो। और मैसूर। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं। इसी कहानी हम बाद में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फलों का डलिया कहते हैं। यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा फल कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा सेब कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर। सबसे अच्छे सेब कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर के। ध्यान रखेंगे। केसर के लिए कौन प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। लेकिन हिमाचल प्रदेश पूरे फलों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो आपका नागपुर है। खट्टे फलों के लिए नागपुर फेमस है। जैसे संतरा उत्पादन। ठीक है। और प्याज उत्पादन के लिए कौन फेमस है? नागपुर, महाराष्ट्र। लेकिन संपूर्ण फलों के लिए कौन फेमस है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है, उसका नाम सहारनपुर। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में फलों के लिए फेमस कौन है? जिला पूछा जाए तो सहारनपुर है। कौन? सहारनपुर। समझ जाओगे। उत्तर प्रदेश में आंवले के लिए कौन फेमस है? अपना प्रतापगढ़। इस बात को ध्यान रखेंगे। आम के लिए फेमस कौन है? तो आम के लिए आप समझ जाएंगे, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद फेमस है। कौन? मलिहाबाद फेमस है। लंगड़े आम के लिए कौन फेमस है? तो आपका वाराणसी फेमस है। इन बातों को आप ध्यान रखोगे। तो जो रायबरेली का है लिए फेमस है, रायबरेली भी आम के लिए फेमस है। ठीक, वो भी दशहरी आम के लिए जानना, लेकिन सबसे ज़्यादा मलिहाबाद। ध्यान रखेंगे। अगला देखूँ, चित्तौड़ को हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्तौड़ का किला यहाँ पर था राजस्थान का गौरव, जिसको मुगल सल्तनत ने कभी नहीं जीत पाए। ठीक है। इसलिए इसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। केरल को गोड्स ऑन लैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे असम का शोक कहते हैं। आपसे ये सवाल है कि ब्रह्मपुत्र, मैंने आपको बताया था ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र राकसताल झील के निकट चेमा युंगदुंग की पहाड़ी से निकलती है। और मैंने फिर आपसे बताया था जब ये निकलती है तो ये इसे हम तशांगपो
शांगपो, इसे सांगपो कहते हैं या इसे सांगपो भी कहते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत में तसांगपो या इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पर? तिब्बत में। लेकिन आप ध्यान देंगे, जब ये तिब्बत से प्रवाहित होते होते ये आपकी पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक पड़ता है नामचा बरुआ पर्वत। ध्यान रखो, ये सब चीज़ें कहाँ पड़ता है? नामचा बरुआ पर्वत। कौन सा? नामचा बरुआ पर्वत। कौन? ध्यान रखेंगे, नामचा बरुआ पर्वत पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। तो नामचा बरुआ पर्वत से ही ये प्रवेश क्या करती है? यू आकार का घाटी का निर्माण करती है। कैसा? यू आकार का, यानी इस प्रकार से मुड़ रही, देखो ना, अंग्रेजी का यू नहीं बन रहा है यहाँ पर। यू आकार की घाटी का निर्माण करते हुए ये सो रहे हो, बहुत रात में टीवी देखते हो ना, ध्यान देखो। तो ये क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती तो इसे क्या नाम देते हैं? इसे हम लोहित के नाम से क्रमशः जानते हैं। और आगे बढ़ती असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और ये जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसे हम पद्मा नहीं, क्या कहते हैं? यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? यमुना नहीं, जमुना कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जमुना नाम देते हैं। और इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? पद्मा। और दोनों आगे जा कर के मिलती हैं तो एक नाम पड़ता है, इधर से मिलकर छोटी सी नदी आती है जिसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है? मेघना। और यही जब मेघना मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है पुनः मेघना। ये भागीरथी के नाम से जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस प्रकार का ये वृक्ष की जड़ों की नुमा एक डेल्टा का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। समझ पाए बात को? कैसा? जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उस तरह का डेल्टा बनता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसा? वृक्षाकार डेल्टा है। कैसा? वृक्ष की जड़ों के आकार का डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो ध्यान रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ जाता है। ठीक है। और ध्यान रखोगे और ना आए तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा बना हुआ है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आपसे कहीं पूछा जाए भारत में चिड़ियों के पंजे के आकार का कौन सा डेल्टा है, तो वह कृष्णा नदी का डेल्टा है। समझ जाओगे, ये गड़बड़ नाट करियो, समझ जाएंगे ना। डेल्टा जानते हो क्या कहते हैं? खोपड़ी हिलाओ खाली। गांव में जो गाँव वाला पानी बरसते में बहा देखे हो ना, जो पानी गांव में बरसते में पानी बरसता है तो नाली से पानी बहता हुआ जाता है गांव का, वो कहाँ जाता है? गांव किनारे कोई नरवा होता है या गड़ही होती है, वहीं में तो जाता है, नहीं जाता। तो मान लो ये आपके गांव का जो है नाली बनी हुई है और नालियों से पानी बहता हुआ जाएगा, तो मेरे दरवाजे भैंसिया बांधी, भैंसिया लेटरिन वगैरह करे तो कहाँ बह के जाएगा? ही पनियम तो जाएगा, नहीं जाएगा। और रास्ते का पूरा मिट्टी वगैरह सब बहेगा, कूड़ा करकट कहाँ जाएगा? नाली में ही तो जाएगा। और ये नाली जाकर के मानो जाकर गांव किनारे की बड़कई तलिया में गिरती है। कहाँ गिरती है? तलिया में। तो वह पानी जाकर के डायरेक्ट का तलिया में यही तरह के आकार में तो जाता है। देखा है? देखा है? तलिया में जब जाते हैं, तलिया में आप देखना जहाँ पानी गिरता है इस तरह का आकार जाकर के पानी फैलने लगता है ना। तो बीच में देखो कहीं करकट पड़ा रहता है, कहीं मिट्टी पड़ा रहता है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? और कैसे? क्योंकि इसको आप ऐसे मिलाओगे तो जरा ठीक से देखो, ये त्रिभुजाकार रूप के ना आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और इस त्रिभुज को ग्रीक भाषा में डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? त्रिभुज को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। समझ जाओगे, लग जाएगा। और अगर इसी नाली को नाली को नदी मान लिया जाए तो यह जाए कि मुहाय मिला है ना, इसे मुंह का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना। यानी किसी भी नदी का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? मुहाना कहलाता है। समझ में आई बात? तो जौने के मुँह पर यह तरह के बने उसे कहेंगे डेल्टा का निर्माण करती है, और जौने के मुँह पर ना बने उसे कहेंगे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। जिनमें से नर्मदा और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, ये काम खत्म। अगला देखो, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। और भारत का एकमात्र जिला ऐसा है जिसे जो नदी द्वीप है उसे जिले की संज्ञा दी गई है, उसका नाम है माजुली। क्या है? माजुली। यानी माजुली द्वीप कहाँ है? नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है?
द्वीप ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे ये कमरा है, कमरा के चारों तरफ पानी हो, इसे द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप। और द्वीप को अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। समझ जाएंगे ना? तो दुनिया का ऐसा माजुली द्वीप, ऐसा नदी द्वीप है जिसे जिले की संज्ञा दी गई है, उसका नाम है माजुली द्वीप। समझ पाओगे? अगला देखो, अगला नाम है जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। गोवा, गोवा को पर्ल ऑफ ओरिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ ओरिएंट। ठीक है। और इसे हिंदी में कहेंगे पूरब का मोती। क्या कहेंगे? पूरब का मोती। समझ जाओगे? पूरब का मोती की संज्ञा किससे जाती है? गोवा को। गोवा कब स्वतंत्र हुआ है? 1987 में पूर्ण राज्य बना है। समझ जाओगे ना? इसे बात ध्यान रखेंगे। और 1961 में से सह राज्य बना था। ठीक है, इसे बात ध्यान देंगे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत? ऑपरेशन कौन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके तहत हमने पुर्तगालियों को लतिया लतिया करके भगा दिया। समझ पाएंगे ना? और हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन कौन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, हमारे सैनिकों ने लतिया करके वहाँ के नवाब को भगा दिया। ठीक है, और जो आपका जूनागढ़ था गुजरात में, वो कैसे मनाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है, आप समझ जाओगे। अगला देखो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। कौन? लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी की मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब ये भी हट चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश लगाओगे, सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन आधी ज़्यादा बंद हैं, इसलिए अब ये इसका भी काम खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ बन जाती है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले चीनी मिल कहाँ लगाई गई? तो ध्यान रखेंगे 1901 में प्रतापपुर। कौन? प्रतापपुर। समझ जाएंगे? प्रतापपुर, पंतनगर। ठीक है, ये वर्तमान में, उस समय यूपी में था, वर्तमान में उत्तराखंड में है। आप समझ जाएंगे? सबसे पहले चीनी मिल लगाई गई थी। समझ जाओगे? और दुनिया में अब कहोगे उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता है तो यहाँ भी चीनी ज़्यादा बननी चाहिए। तो ध्यान देना, चीनी, गन्ना और चुकंदर दो तीन चीज़ों से बनती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गन्ना तो पैदा होता है, लेकिन महाराष्ट्र इसलिए आगे क्योंकि वह चुकंदर से भी चीनी बनाता है। ठीक है, मुख्य पहचान, कभी कभी देखो चीनी हल्का पीली होती है, वह चुकंदर की बनी होती है, और जो चीनी सफ़ेद होती है पूर्णतः वो गन्ने की बनी होती है। समझ में आई बात? इसे आप ध्यान रखोगे। लेकिन पूछा दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ब्राज़ील है। कौन? दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है, गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है? ब्राज़ील है। ध्यान दो ये बातों को। अगला है पानीपत। पानीपत, पानीपत जो है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकर नाम सुने हो? वीवर, इंडियन वीवर्स। पढ़े हो नहीं पढ़े? सरोजिनी नायडू की रचना है। हाँ, पानीपत, पानीपत को हम क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं। समझ जाएंगे ना? बुनकरों का शहर, द सिटी ऑफ वीवर्स। ठीक है, ये वे होते जो दरी वगैरह अपने हाथ से बिनते थे। अरे जैसे स्वेटर बुनने वाला होता है उसे हम बुनकर कहते हैं। स्वेटर बुन लेते हो? कोई बना लेते ना? हाँ, स्वेटर बना लेते। स्वेटर बनाना सीखो, स्वेटर बनाना सीखो, बल्ला बनाना सीखो, क्या डेलुआ बनाना सीखो, उसके बाद बेना बनाना सीखो, सब जरूरी है। ठीक है, अगर अपने काम भूल जाएंगे तो क्या मतलब है? तो हमें भारतीय कहलाने कोई अधिकार नहीं। सही है ना? ध्यान देंगे। तो बुनकरों का शहर कौन है? पानीपत। ध्यान रखोगे। पानीपत की दो लड़ाइयाँ मुख्य हुई थी, कौन कौन से बता सकते हैं कोई? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1764। कब? अच्छा, क्या यार बता रहे हो? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध याद रखो 1191। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तराइन बोल रहे हैं, पानीपत नहीं। और पानीपत का पहला युद्ध 1526। कौन हराया? हमारे बाबर। बाबर, बाबर ने किसे किसे हराया? बाबर ने किसे हराया? आप ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी को हराया था। किसे हराया? सिकंदर लोदी। सही है? नहीं, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में है। इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी ऐसा सुल्तान था जो रण क्षेत्र में मारा गया था। ध्यान रखेंगे। और दूसरा युद्ध 1526 में था। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू जीतने ही वाला था कि उसमें एक अचानक घटना घट गई और अकबर विजयी रहा।
ठीक है, माना जाता है, बाकी वास्तव में नहीं रहा था। ठीक है, 1556 समझ जाओगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। अहमद शाह अब्दाली वाज द क्या, सन इन लॉ, ठीक है, हाँ सन इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वाज, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली को याद रखेंगे कौन, 1761, कब, 1761 है। तो कितने युद्ध हैं, 3, 1526, 1556, 1761 है। ध्यान रखोगे, इसमें मराठों को पूर्ण रूप से पराजय हुई थी, याद रखेंगे। चलो अगला है चेन्नई को देख लो, ये लास्ट है। चेन्नई को हम डिट्रॉयट ऑफ इंडिया कहते हैं, डिट्रॉयट ऑफ इंडिया। आपका जो डिट्रॉयट क्या है, तो सुनो, डिट्रॉयट दुनिया का एक ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का निर्माण करता है। ऑटोमोबाइल जानते हो, ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं, ऑटो मतलब तो यही कार वगैरह बनाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार निर्माण क्षेत्र कौन है, तो ये है डिट्रॉयट शहर। डिट्रॉयट शहर कहाँ है, ये अमेरिका में है। कहाँ पर, यूएसए का शहर का नाम है डिट्रॉयट। यूएसए का एक शहर, इसका नाम डिट्रॉयट, जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, अर्थात सबसे ज़्यादा कार निर्माता क्षेत्र है। समझ जाएंगे ना, कार निर्माता में वाहन, आप समझ जाओगे ना। तो उसी तरह भारत में सबसे ज़्यादा वाहन कौन निर्मित करता है, उसका नाम है चेन्नई। इसीलिए चेन्नई को हम डिट्रॉयट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का डिट्रॉयट। गड़बड़ तो ना करोगे, इसे आप याद रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पूरी बेहतर रूप से समझ में आई होगी, आई कि नहीं आई। और ये एक्सप्लेनेशन पूरा आप सुन लेना एक एक बार फिर से, और आपको कभी नहीं भूलना होगा, यहाँ से सवाल पेपर में आना क्या है, 100% है। ठीक है, पिछली बार पेट में आया था, ठीक है, यही जुड़वा शहर कौन कौन, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक। और विश्व वाले में भी लिखाएंगे, विश्व वाले में आया था भूटान से, कौन, भूटान के लिए आया था, ठीक है। थंडरलैंड ऑफ, हाँ थंडर उल्ट कहते हैं, ठीक है, थंडर उल्ट के नाम से जाना जाता है किसे, भूटान को, ये आया था, ठीक है। हम आपको जो IMP लगाए इनको जरूर ध्यान देना, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। और आप ध्यान देंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और इस पर भी पढ़ाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।